हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इससे पहले हम बात कर ले थोड़ा कि आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक जो है वह किस लिए यूज होता है। यानी कहते हैं किसी माध्यमों में प्रकाश की चाल को निर्धारित करने के लिए हम अपवर्तनांक का उपयोग करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लो अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के अगर लेयर्स दे दिया जाए, मीडियम दे दिया जाए, तब की क्या बात होगी। ठीक है, तो वैसे टॉपिक देख के ही पता चल रहा होगा आज का जो टॉपिक है बच्चों यह है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर एक वायु यानी नॉर्मली बात करते हैं, जैसे एक माध्यम है मान लीजिए। ठीक है, एक ऐसे मान लो कि एक कांच का बोतल है और कांच के बोतल में पानी भरा हुआ है। क्लियर है, और पानी नॉर्मली कांच के बोतल में भरा हुआ है, तो चूंकि कांच का बोतल है इसलिए क्या होता है, ये पारदर्शी होगा। जब प्रकाश की किरणें यानी टॉर्च या लाइट जब आप उस पर जलाते हो तो ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद लाइट उस कांच के जो बर्तन है या जो कांच का जो बोतल है उसको पार कर रहा है, और जब पार करेगा तो बाहर की तरफ क्या दिख रहा है आपको, वायु, बोले तो एयर, जिसका हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना मान लिए बच्चों, यानी μ1। ठीक है, दूसरा यानी वाटर, उसके अंदर जो फील है वाटर जो है जल, यानी उसमें प्रकाश की किरणें जाएगी तो वहां का हमने क्या मान लिए, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2। और तीसरी बात आती है फिर से उस कांच को पार करते हुए निकलेगा, तो कांच की मोटाई, ऐसा नहीं कि फर्स्ट केस में कांच को पार नहीं कर रहा था, तब भी 3 केस बन रहे थे। कैसे, मान लीजिए एक बोतल है नहीं, कंसीडर किए हैं, एक बोतल है और यहाँ से टॉर्च अगर हम लोग ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले इसके साइड में क्या है, एयर, तो यहाँ से सबसे पहले एयर को पार करते हुए कांच के सरफेस पे जा रही है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा यानी अपवर्तित होंगी किरणें, और फिर उसमें जो भरा हुआ जो पानी है यानी जो पहले कांच के थिकनेस को पार करेगा, फिर कांच के थिकनेस को पार करते हुए फिर कहाँ जाएगा, उस पानी में, फिर पानी को पार करते हुए, चूंकि ये सब जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने कहा जब प्रकाश की किरणें, अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं आपतित प्रकाश किरण, और जब ये आपतित हुई है किस पर, इस सरफेस पर, स्लैब पर, तो उसका अपवर्तनांक कितना दिए, μ1। फिर अंदर कौन गया, यानी कंप्लीट रूप से क्या भरा हुआ है, ये एकदम पानी क्या भरा हुआ है, पानी मतलब जल और वाटर, और इसका अपवर्तनांक हमने μ2 ले लिए। और इसके बाद जब स्लैब को, उस कांच के टुकड़े को, कांच के थिकनेस को जब पार करेगा तब उसका हम लोग क्या लिया, अपवर्तनांक लिए हम लोग, यानी μ3। तो कितने अपवर्तनांक दिख रहे हैं आपको, 3 अपवर्तनांक दिख रहा होगा, यानी एक दिख रहा होगा μ1, दूसरा μ2, तीसरा μ3। क्लियर है, जब प्रकाश की किरणें μ1 से निकलती है तो μ2 में जा रहा है, फिर μ2 से μ3 में, और फिर से μ3 से μ1 में, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस बोतल से बाहर भी तो आएंगी। और जब प्रकाश की किरणें उस बोतल से बाहर आ रही हैं, किसको, एकदम से चीरता फाड़ता रौनता हुआ, किसको, यानी पानी को, तो फिर वह किस माध्यम में आएगा, यानी वायु में। और जब वायु में आ रहा है, वायु या मान लो कि कोई सा प्रथम माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें गुजरने की प्रथम में कोशिश कर रहा होगा, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि जब हम आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो मैंने एक बात बताया था कि जिससे जा रहा है, जिसमें जा रहा है उसके अपॉन की बात करते हैं। मैं थोड़ा इस साइड में आपको रिकॉल करा देता हूं, यानी अगर मीडियम 1 से किससे मैं लिख देता हूं, माध्यम 1 से किसमें, माध्यम 2 में, माध्यम 1 से माध्यम 2 में अगर जाए तो हम इसको बोल सकते थे μ12 बराबर, यानी μ2 बट्टा बोलो μ1। फिर अगर मैंने बात करा 2 से 3 में जा रहा है तो क्या बनेगा, μ23 बराबर क्या बनेगा बच्चों, यानी μ3 बाय बोलिए μ2। और फिर किससे जा रहा है, 3 से किस में आ रहा है, 1। अरे भैया माध्यम 3 से फिर 1 में तो जाएगा ना, तो यहां पर क्या बात बन रहा है, यानी बन रहा है μ31 इक्वल्स टू μ1 बाय μ3। जरा गौर करना इन चीजों पर।
क्योंकि जिसमें जा रहा है उसके अपॉन जिसमें जा रहा था शुरू वाला, यानी कहते हैं 1 से 2 में जा रहा था तो 2/1, 2 से 3 में जा रहा है 3/1, और 3 से 1 में आ रहा है तो फिर 1/3 में। ठीक है, थोड़ी माफी चाहूंगा, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। अब यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, हम अगर बात कर ले यहाँ पर कि अलग अलग माध्यमों से प्रकाश की किरणें तो गुजर रही है, हम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी अलग अलग रखें, हम उसका आपको यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक भी बता रखे हैं। अब यहाँ पर बात आता क्या है कि स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे। अच्छा देखो, इसको इतने ज़्यादा समय देने का वजह यह है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है और कई बार पूछ चुका है, तो इसी पर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। हाँ, यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा अभी तक का ऑब्जेक्टिव भी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये बनता है कि स्नेल का नियम क्या कहता है। तो स्नेल का नियम बचपन से बताए थे बच्चों कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही हैं तो उसकी कौन सा आपतन कोण की जया, बोले तो आपतन कोण क्या। अब यहाँ पर जया वगैरह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बनता है, देखो अगर मैं इसका बात करूँ तो आपतन कोण होता है अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I, और अपवर्तित किरण होता है यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। जरा सोचिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यानी मैं कह देता इसको R1, तो फिर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा R1, और फिर ये क्या बनेगा प्रभु, ये बन जाएगा आपको R2, फिर ये क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा आपको R2। क्यों, जरा सोचो, एकांतर अंतर कौन से, ये वाला, ये एंगल के करीब नहीं हो जाएगा, और ये जरा सोचो ये एंगल इस एंगल के करीब हो जाएगा, फिर अगर कोई लाइन खींचाओ तो ये एंगल इस एंगल के करीब नहीं हो जाएगा। वही तो बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बात बनता है, अब यहां पर तो ये, अब जरा सोचो कि यहां से जो निकला ये रे ऑफ लाइट, आपको नहीं लगता इसका सीधा निकलना चाहिए, तो निकला नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करता हूं तो आपने कहा कि इसको आपतित प्रकाश किरण है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इसको निर्गत किरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निर्गत किरण, और यानी अपवर्तित किरण का है जी। अब यहाँ निर्गत किरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, फिर से ये देखिए इसके I के करीब नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल हो चुका है इसका। और जब पैरेलल हुआ तो अभी कुछ ही क्षण बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, पार्श्विक विस्थापन का। जब पार्श्विक विस्थापन की बात करेंगे उसमें बहुत स्पष्ट कर देंगे आपको। फिलहाल के लिए टॉपिक देख लीजिए। तो यहाँ पर अब स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, और उसी स्थिरांक को तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते थे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में चूंकि दो माध्यम होता है इसीलिए हम एक दूसरे का रिलेट करेंगे, इसीलिए कह देंगे उसको कौन सा, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम लोग आप बहुत बढ़िया से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और अगर हम चर्चा कर चुके हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में और अध्ययन कर ही लेते हैं दोबारा से। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्नेल के नियम से, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम लगाइएगा इस पर, इस सरफेस पर लगाइए बच्चों, इस सरफेस पर अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन I बट्टे बोलिए साइन R, किसके करीब, कहां से कहां जा रहा है, यानी कह सकते हैं μ2 बाय μ1 इक्वल्स टू μ12। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर लगा देते हैं किस पर, यानी ये तो था किसके लिए, स्नेल का नियम किसके लिए, यानी माध्यम 1 से 2 के लिए। अब बात करते हैं माध्यम 2 से 3 के लिए। फिर माध्यम 2 से 3 के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे साइन I। अब साइन I हो रहा है तो I यहां पर कौन सा हुआ है, हे गुरु, साइन I क्या बनेगा, R1, और यहां पर क्या बन रहा है, R1, तो यहां पर कह देंगे साइन R1। अब बट्टा बोलिए कौन सा, साइन R1। इसके लिए आपतन कौन सा बनेगा, इसके लिए तो I बना, अपवर्तन बना R1। अब इसके लिए आपतन कौन सा बनेगा, R1, तो इसके लिए अपवर्तन कौन सा बनेगा, R2। तो साइन R1 बाय साइन R2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, μ3 बाय μ2।
म्यू 3 बाय म्यू 2, और इसको बोल सकते हैं म्यू 2 3। देखिए स्पष्ट लिख रखे। अब यहां पर कहते हैं माध्यम किसके लिए, 3 से माध्यम किसके लिए, फिर से 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण यहां पर क्या दिख रहा है R2, तो लिखिए श्रीमान यहां पर R2, अब बटा करिए क्या I, तो यहां से कहेंगे कि साइन I इक्वल्स टू, बोलिए कितना, साइन I इक्वल्स टू कितना, यानी कहाँ गया अंतिम म्यू 1 किसके, म्यू 1 बाय म्यू 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, यानी म्यू कितना, बोलो बोलो जल्दी से, म्यू 1 बाय म्यू 3। क्या मैंने इसको म्यू 3 म्यू 1 लिख सकता हूं क्या, म्यू 3 1 लिख दिया। अब कुछ मत करिए, अब यहां पर मान लीजिए समीकरण इसको 2 मान लीजिए, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब यहां कहिए कि समीकरण किसको, समीकरण को कहिए समीकरण 1 2 किसको 1 फिर 2 एवं किसको, समीकरण 3 को आपस में क्या करने से, गुना करने पर। आगे समझ में आ रही है दोस्त, क्या करने पर, समीकरण 1 2 एवं 3 को आपस में गुना करने पर। कर दीजिए सर, करिए। तो यहां पर तो क्या बनेगा, यहां से लिख सकते हैं साइन I बटा साइन R1 इंटू बोलिए साइन R1 बटा बोलिए साइन R2 इंटू में बोलिए साइन R2 अब बटा बोलिए कितना, साइन I बराबर कितना बनेगा, यानी कह सकता हूं सर यहां से, यानी कंप्लीटली म्यू 1 2 इंटू बोलिए म्यू 2 3 इंटू बोलिए म्यू 3 1 कह सकते हैं क्या। अब जरा कटिंग वटिंग करने की कोशिश करिए सर, मैथमेटिकली कहता है अगर मैं R1 को R1 से काटूं तो R2 को R2 से काटूं तो एक हो, ले भैया भलैया कुछ बचा ही नहीं, एक बचा है, कितना बच गया, 1। अब यहां पर कह सकते हैं कि 1 है, अंग्रेजी में बोलेंगे 1, 1 ना 1 इक्वल्स टू म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 3 इंटू बोलिए म्यू 3 1। हाजी अब हम ये निकाल लेते हैं साहब, चलिए हम यही निकाल लेते हैं। हाजी तो यहां से बनेगा म्यू 2 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये देखिए 1 इक्वल्स टू इतना है, ये मल्टीपल में है, इसको निकाल लेंगे तो ये जो भाई साहब दोनों दिख रहे हैं, ये मैं देखो लाल से दिखा रहा हूं, ये और ये दोनों आपस में डिवाइड में आ जाएगा, और जब डिवाइड में आएगा तो क्या बात बनेगी बच्चों, सोचो यहां से बनेगा यानी म्यू 1 2 इंटू बोलिए म्यू 3 1। और आप इसको याद रख लीजिए और इसको थोड़ा सा क्लियर करें, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, तो यहां से कह सकते हैं कि म्यू 2 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/, यानी म्यू 1 2 इंटू है भैया म्यू 3 1 को क्या बोल सकते हो, म्यू 3 1, यही है ना, म्यू 3 1 कहाँ कहीं दिख रहा है क्या, यानी म्यू 3 1 समझो, म्यू मैं यही लिख देता हूं, म्यू 3 1 को क्या बोल सकते हैं, यानी म्यू 1 बाय बोलिए कितना म्यू 3, और इसको क्या बोल सकते हैं फिर से 1/, म्यू 3 बट्टे बोलो तो म्यू 1 कह सकते हैं। मैं थोड़ा हट गया हूं, चलो देख लो फटाफट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जल्दी से, यानी म्यू 3 1 को बोल सकते हैं 1/, म्यू 3 लिख सकते हैं क्या। अब यहां से अब अच्छा 3/1 को क्या कहां कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो तो कहीं दिख रहा है, तो यहां से क्या करोगे, यानी 1 2 अपने पास क्या बात बनता है, ये बनता है 3, तो यहां कह सकते हैं ए भैया यानी म्यू 3/, म्यू 1 जी। अब इस पार्ट को लिखने के लिए यहां से कहते हैं म्यू 2 3 इक्वल्स टू 1/, यानी म्यू 1 2 इंटू में 1/, कितना बोल सकते हैं म्यू 1 3 लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इस चीज को लिख पाएंगे, लिख लेंगे। तो यहां से फिर से एक बार कहते हैं यानी 1 3
और कितना बन रहा है, तो ये पलट दीजिए इसको, तो कितना बन रहा है, यानी म्यू 2 3 इक्वल्स टू, चलिए देखिए फटाफट, म्यू 2 3 इक्वल्स टू बनेगा म्यू 1 3, अब बटे कितना बनेगा, यानी म्यू 1 2। अब यहाँ से मैंने जिस तरह से आपसे बात करा था कि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, कैसा होगा जरा फोकस करिए। अब यहाँ से क्या बात बनने वाला है, आपस में देखते रहना, नजरें बनाए रखो, हाँ नजरें हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हो, हाँ तो नजरें बनाए रखना तभी बात बनेगा। अब यहाँ से क्या बन सकता है, अभी अभी हमने बात करा था, यहाँ 1 से 3 एयर से किस में जा रहा है, बोलो बोलो, ए से किस में, अरे मैं हट गया हूँ, देखो ना यार क्या बन रहा है, W, जरा सेकेंड नंबर क्या है W, तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि म्यू W, 2 नंबर को क्या बोले हो, सेकेंड नंबर में W, और थर्ड को क्या बोले हो, थर्ड को बोले हैं A, यानी म्यू A। देखो एक ब्लैक और ये लिख रहा हूं मैं, इसको क्या लिखोगे, यानी इसमें क्या लिखाएगा, म्यू ए किसको माने हो, एयर को, तो यहां लिखेंगे ए, और इसको क्या बोले हो 3 को, यानी 3 को बोले हैं फिर से 3 ग्लास, यानी जी अपॉन में, फिर से क्या बनेगा म्यू, फिर से क्या है 1 किसको माने हो, ए को, तो यहां से लिखिए ए, और फिर से यहां गया कौन सा 2 कौन सा है W, तो यहां से क्या लिखेंगे W, ये बन के आपका तैयार हो जाता है। ठीक है साहब, तो अब ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का आएगा, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार आता है मैं बता देता हूं। आएगा कांच और जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, कांच और जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आता है कांच और जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः कितना है 3/2 एवं कितना है 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछता है, तो कुछ मत करो, तो यहां पर कितना दे रखा है भैया, अब सीधा सीधा जल के सापेक्ष मांगा है, W/AR कर दीजिए। अब कितना वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में दिया 3, अरे अब लिख नहीं रहे, जो बोले उसको क्वेश्चन में नोट कर लो पॉज पूछ करके। तो क्या आता है 3/2, कितना वैल्यू है 3/2, और ये कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू दिए थे उसका 4/3, तो ये हो गया 4/3, तो कितना हो गया गुरु, ये बन गया 3/2 इंटू बोलो 3/4 बराबर 3 गुना 3 4 गुना 2 9/8 ऑब्जेक्टिव बन के तैयार। समझ रहे हो बात को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्श्विक विस्थापन जरा देखिएगा बच्चों, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी हम लोग डी निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा वैसे इसका प्रूफ होता है, अपन जरूरत नहीं है प्रूफ का, अगर चाहोगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, पार्श्विक विस्थापन यहाँ पर किरणों की बात करेंगे हम। किरण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर होता है आपतित किरण और होता है अपवर्तित किरण, है ना। और जब होता क्या क्या कर 3 माध्यम दिया जाए, 3 माध्यम में 2 माध्यम समान हो जाए, अभी अभी आपने देखा होगा, इससे पहले जो टॉपिक बात किए थे उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा हट के क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, यानी कांच का एक स्लैब है, ठीक है, समझिएगा। और कांच, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों पार्श्विक विस्थापन के बारे में, थोड़ा ध्यान देने की बात रखना है, तो ध्यान देना। तो यहाँ से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अगर मान लो इंसिडेंट कराया गया है, ये इसको क्या बोलोगे, आपतित किरण। क्या बोल रहे हैं इसको, आपतित किरण। ठीक है, प्रकाश की आपतित किरण। और ये जो कांच का स्लैब है, इसका नाम मैंने दिया μ1 और इसका नाम दे देते μ2, तो फिर बाहर क्या बनेगा, इसका μ1 बनेगा, क्योंकि ये जो आपका है ये कंप्लीटली हमने इसको वायु दिए और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, कांच। तो फिर बाहर भी क्या हो रहा है, वायु हो रहा है ना। ठीक है,
जब प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है कांच के स्लैब पर, तो यहाँ पर नॉर्मल, तो ये विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो कहाँ जाएगा, यानी किसके तरफ मुड़ेगा, अनुलंब के तरफ। और ये जो आपतन नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा बच्चों, इसका हम मान दे देते हैं आई, यानी कहते हैं आपतन कोण। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कौन सा, यानी अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। और जब प्रकाश की किरणें फिर से कांच स्लैब पे पड़ रहा है तो फिर यहां अपवर्तित होगा, अपवर्तित होगा तो फिर क्या होगा, ये अब विरल माध्यम से सघन में गया था, तो सघन माध्यम से फिर विरल में जा रहा है तो कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और जब नॉर्मल से दूर जा रहा है तो इस प्रकाश की किरणें को देखिए, इसको जाना सीधा सीधा चाहिए था, हाँ, और लेकिन ये देखिए एक दूसरे का समांतर जा रहा है क्या, जो समांतर जा रहा है, अब जरा समझो, या 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये जो इसकी लंबवत दूरी होगी ना, ये जितने भी लंबवत दूरी होगा ये सभी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो यहां पर हमने कहा आर, तो एकांतर अंतःकोण से फिर इसका नाम क्या बनेगा, आर, और फिर ये क्या बनेगा, इसको ई बोल सकते हैं। और ये जो प्रकाश की किरणें निकली हैं इसको बोल सकते हैं अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और फिर ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, अच्छा इसके लिए ये फिर आपतित किरण का काम करेगा, समझ रहे हो ना बात का। इससे यानी माध्यम 1 2, अब फिर यहां से 3, 1 से 2 के लिए ये आपका कौन सा है, विरल, तो ये बना सघन। तो 2 के लिए अब ये तो सघन, तो ये हो गया विरल। तो यहां से क्या हो रहा है, μ1 μ2, फिर μ2 से μ3, 3 किसके लिए, 1 के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर ये जो प्रकाश की किरण, इसको आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण, फिर ये अपवर्तित किरण इस माध्यम के लिए कैसा बिहेव करेगा, यानी आपतित के कारण है, आपतित तरह बिहेव कर रहा है। और ये फिर बाहर जो निकल रहा है इसको क्या बोलोगे, अपवर्तित। अपवर्तित को दूसरे भाषा में बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने को बोलते हैं निर्गत, इमर्जेंट, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट, यानी निर्गत किरण। निर्गत किरण कौन सा किरण, निर्गत किरण। तो हम मोटा मोटी तौर पे ये कह सकते हैं जो पार्श्विक विस्थापन होता है, आपतित किरण, कौन सा, आपतित किरण एवं निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, मैं थोड़ा ध्यान से लिख देता हूं, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोल सकते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन किससे सूचित किया हो, डी से। अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करें, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करें, तो डी बराबर, मान लीजिए कि कांच का स्लैब का अगर थिकनेस हमने कितना रखा है, टी, और पार्श्विक विस्थापन को हमने डी से सूचित कर दिया है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है जो होगा किसके करीब, डी इक्वल्स टू टी साइन, किसके करीब, ध्यान सुनना, डी इक्वल्स टू बनेगा टी साइन आई माइनस आर, डी इक्वल्स टू टी इंटू बोलिए साइन आई माइनस आर, अब बट्टा बोलिए कॉस आर। फिर समझिए बच्चों, डी बराबर टी साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। हालांकि ये प्रूफ करने की बात नहीं होती है, अगर चाहोगे तो मैं कर देंगे, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हमको मैसेज करना, फिर ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, फिर हम आपको प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे जा रही है, उसका अपवर्तन क्या होता है। जब चाल की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही बात आता है भैया उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी हम लोग ले लिए, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पूछता भी है। तो बाकी देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जीवन जीने के लिए भी है, केवल पढ़ने के लिए नहीं होती है, इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक